सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन इस सेमेस्टर का जो अपना टॉपिक है सब्जेक्ट दैट इज़ टेंडरिंग इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। उसका मॉड्यूल 1 अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। मॉड्यूल 1 दैट इज़ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का ये टॉपिक 1 है, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दियर टाइप्स। ओके, सो इस सब्जेक्ट का जो करिकुलम है उस करिकुलम में आप पूरे 5 मॉड्यूल देखेंगे। हर एक मॉड्यूल में अपने को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आज अपन थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 जो है वो है बेसिकली ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें आप बेसिकली ये देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंडीशंस, क्या टर्म्स हैं, किसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो अपने पास 1872 है उसके किस क्लोज में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट का क्या कंडीशंस होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ऐड होती हैं, ओके ना। कॉन्ट्रैक्ट के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में आप यहाँ पे स्टडी करते हैं। टाइप्स नथिंग बट द जैसे कॉन्ट्रैक्ट लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट हैं या यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉस्ट प्लस फीस या कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। ये बेसिकली टाइप्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो कि दो पार्टी के बीच में साइन होते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग सारा जो है कंस्ट्रक्शन में चीज़ें जो है पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा प्लान रहती है ना। वैसे ही उनको पूरा काम करना रहता है, ठीक है। कॉस्ट प्लस परसेंटेज फीस, इंसेंटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर और वी कैन से नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिसाइड होता है, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स जिसमें सारी टर्म्स कंडीशन उसकी रहती हैं वो भी अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर एक स्टिपुलेटेड डेफिनेट प्रोसीजर होती है कॉन्ट्रैक्ट की जो कि आपको इस करिकुलम में पढ़ना है, ठीक। नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्लेम क्या होता है, इन केस अगर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो कैसे क्लेम का क्या प्रोसीजर रहता है वो भी आप यहाँ पे इसमें पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट मॉड्यूल में इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टडी करेंगे ना। अब जब अपन सेकेंड टाइप की अगर बात करें, है ना, सेकेंड मॉड्यूल की बात करें तो सेकेंड मॉड्यूल में अपने पास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 2 है जिसमें आप क्या पढ़ते हैं कि जो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसकी स्पेशल स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, ठीक है। मतलब हर एक स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन जिसको अपन बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल कि जो मटेरियल आप दो पार्टी के बीच में जो एक तय हो जाता, फिक्स हो जाता है कि हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें इस टाइप का मटेरियल लगना है, तो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड रहती है ना। अच्छा, इसके अलावा आपको जो प्रोसीजर है, ठीक है, जो मेथड है जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर आइटम कंस्ट्रक्ट होना है, पर्टिकुलर एलिमेंट कंस्ट्रक्ट होना है, वो भी उसमें प्री स्पेसिफाई हो जाती है कि आपको इस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो है वो पूरा काम करने का है, ठीक है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे स्टडी करने को मिलता है। फिर ड्राइंग्स, है ना, जो भी ड्राइंग्स हैं किस तरीके से अलग अलग ड्राइंग्स होती है अपने पास, है ना। प्लान जो उसका एक प्लान होता है अपने पास, इलेक्ट्रिक ड्राइंग होता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आता है अपना टेंडर बॉन्ड, है ना, टेंडर बॉन्ड के बारे में, ठीक है, कि बॉन्ड्स क्या क्या उसमें होते हैं, ठीक है। तो जो भी टेंडरिंग प्रोसेस होता है स्टिपुलेटेड, उसमें जितने भी बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब वहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या होता है, वो सब अपन यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल 2 में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। लेबर मटेरियल पेमेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है, जहाँ से अपना मटेरियल आ रहा है उसको अपन कैसे फाइनेंस करेंगे, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो उसका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसका बिहाफ में एक मॉनेटरी कुछ वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। एक्चुअली इंटेंशन तो होगा ना कुछ कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो इसके बिहाफ में मेरे को क्या मिलेगा, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ती है, ठीक है। सिर्फ व्यवहार में कोई काम अगर हो रहा है तो उसको अपन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, है ना।
उसके बिहाफ में कोई काम एक पार्टी के कर रही है, दूसरी पार्टी को उसके बिहाफ में उसको कुछ मॉनेटरी वैल्यू वहाँ पे फिक्स होती है, वो कैश भी हो सकती है, वो किसी और वे में भी हो सकती है, ठीक है। तो वो इंटेंशन यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा स्क्रूटनिंग ऑफ टेंडर, मॉड्यूल 2 की बात कर रहे हैं। स्क्रूटनिंग का मतलब होता है टेंडर बिड हुआ है ना, टेंडर के लिए कोई नोटिस वगैरह एडवर्टीजमेंट वगैरह निकला, तो डिफरेंट पार्टीज जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो टेंडर को फिल करते हैं। अब टेंडर को स्क्रूटनिंग करना मतलब टेंडर को, जो आपके पास 50 टेंडर आए हुए हैं, ठीक है, उसमें से आप टेंडर को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आप उस टेंडर को जो है सर्कुलेट करेंगे या टेंडर को फाइनल करेंगे कि हाँ भाई 50 में से इसको हम टेंडर जो है वो देने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्रूटनिंग, है ना। मतलब आपको सिलेक्ट करना रहता है, 100 में से 50 जो भी टेंडर आपके पास आए हैं उसमें से आपको एक को टेंडर देना रहता है। तो अब एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ इंडेंट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट क्लोजेस, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें जो भी क्लोजेस हैं आपको वो मेंशन करना रहता है ना। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है कि अपन बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, अपन जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि वो एक डेफिनेट अपने को स्टाम्प पेपर पे लिख के देना रहता है, क्योंकि वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, लॉ इसके पीछे वर्क करता है। अगर कोई चीज़ ऐसी कंडीशन कि दो पार्टी के बीच में नहीं हो रही है और सामने एक पार्टी उस चीज़ के लिए एग्रेसिव हो रही है कि हमको ये चीज़ ये भी उसमें आना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं लिखी है, तो वो सामने वाली पार्टी नहीं करेगी उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस चीज़ की अपन बात करेंगे, है ना। कॉन्ट्रैक्ट क्लोजेस जो भी उसमें क्लोजेस रहेंगे वो सारे क्लोजेस पे यहाँ पे डिस्कस होगा। देन टर्म्स ऑफ पेमेंट, किस टर्म में, टर्म की पेमेंट, टर्म कंडीशन क्या होती है। कई बार जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इसी चीज़ को लिए हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है, ठीक है, वो हर टाइम पे अगर पैसे के लिए बोलता है कि भाई एक काम 50% हुआ नहीं, पूरे बड़े प्रोजेक्ट को आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब कंडीशन क्या होती है कि उनके बीच में पहले से डिसाइड हो जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा क्लाइंट, ठीक है, वो किस स्टेज पे करेगा, ठीक है, कि 25% काम हुआ तो उसका एक जो इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज कर दिया, फिर थोड़ा काम हुआ फिर रिलीज कर दिया। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसी टाइम पे फिक्स हो जाती है, ताकि फिर बाद में आपस में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, ठीक है ना। तो टर्म्स कंडीशन पेमेंट का ये डिसाइड होता है ना, ये अपने को अच्छे से पढ़ना है। देन रिटेंशन, एक्सेप्टेंस इन फाइनल पेमेंट, ठीक है, फाइनल पेमेंट कब होगा कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्या उसके बाद कोई मेंटेनेंस की कोई कंडीशंस है क्या, है ना, नहीं है तो पूरा वर्क होने से पहले उसको पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा क्लाइंट के द्वारा, या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पूरा प्रोजेक्ट की हैंडओवर कर दिया कि भाई आप ठीक है, आपका इनॉग्रेशन आप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को हैंडओवर करने के पहले आपको उसको पेमेंट करना है। वो सारी कंडीशन अपने को यहाँ पे पहले ही लिखी हुई होनी चाहिए। मेंटेनेंस पीरियड, इन केस कोई मेंटेनेंस पीरियड है तो वो क्या होगा। एक्चुअली जो बीओटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई रोड वाले प्रोजेक्ट्स हो गए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसमें क्या होता है कि पूरा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होने के बाद में कुछ टाइम पीरियड रहता है कि इन केस 5 ईयर तक अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका मेंटेनेंस वो कंपनी द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो करके देगा, उसके लिए आपको कोई पैसा चार्ज नहीं करना है। तो वो कंडीशन भी अगर मेंटेनेंस पीरियड इन केस कोई है तो आपको यहाँ पे उसमें कॉन्ट्रैक्ट में उसका क्लोज रहता है, ठीक है। टाइम ऑफ कंप्लीशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और सबसे पहले यही लिखा जाता है। अगर प्रोजेक्ट आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, या बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, या प्रोजेक्ट का जो सिंसियरिटी है, या वी कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर कि भाई सपोज एक कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है, ठीक है, स्कूल का प्रोजेक्ट है और उसका आधा अधूरा कंस्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पूरा करना है, लेकिन उसको मई से या जून से उसके स्कूल का एडमिशन का प्रोसेस शुरू करना है, ठीक है। अब उसने काम दिया कि जो भी उसका रिनोवेशन का जो भी काम था, कंस्ट्रक्शन का कुछ एक्टिविटी, वो चाह रहा है कि मेरे को मई एंड तक ये प्रोजेक्ट मिल जाए, है ना, टाइम लिखवा लिया, लेकिन सामने वाला उसमें डिले कर दिया और जून जुलाई तक लेके गया उसको, तो ऐसे केस में डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो
टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पूरा जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट होता है वो दो ही चीज़ों पे चलता है। क्या? सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आप उसी को बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन में जो टाइम पे कंप्लीट हो, विद इन अ टाइम कंप्लीट हो जाए या विद इन अ बजट कंप्लीट हो जाए, है ना। तो कॉस्ट भी ओवररन नहीं करनी चाहिए और टाइम भी ओवररन नहीं करना चाहिए, तो ही वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बोला जाएगा। अदरवाइज वो है ना, वो डिले उसमें आ जाएगा, ठीक है ना, फेल्योर ऑफ प्रोजेक्ट जिसको अपन बोल देंगे। अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, इन केस कोई एक्सटेंशन लग रहा है और वो अंडर लिमिट है, तो उसको क्लाइंट से बात करके आराम से, वो एक दूसरे से बात करके वो बोलेगा ठीक है आपको समय लग रहा है तो आप 1 महीने का वो टाइम ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो चीज़ें अगर हो रही हैं तो वो भी चीज़ें उसमें लिखी हुई रहती है। वेरिएशन ऑफ वर्क कंडीशंस, क्लेम्स, डिस्प्यूट्स, जो भी स्टिपुलेटेड है उसमें कुछ वेरिएशन अगर आता है, ठीक है, तो वेरिएशन का भी उसमें रहता है कि भाई ये वेरिएशन जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं उससे 5 to 10% अगर कोई वेरिएशन आता है, ठीक है, तो वेरिएशन अलाउेबल है। उससे वो तो सारी टर्म कंडीशन वो पहले से प्रीडिसाइड रहती है कि भाई, वो तो एक्चुअली सभी को मालूम रहता है कि अगर बारिश का सीज़न है, रेनी सीज़न है, तो उसमें काम डिले होगा, लेकिन ज़रूरी ये थोड़ी ना है कि भाई रेनी सीजन अगर 3 महीने का है 3 महीने ही पूरा काम बंद कर दें, ऐसा तो नहीं होगा ना। रेनी सीजन होगी तो 30% वेरी कर सकता है, तो वो चीज़ पहले से डिसाइड रहती है और क्लाइंट को भी पता रहता है कि इस सीजन में 30% काम नहीं चलता, ठीक है ना, तो वो उसमें रहता है कि वो उस हिसाब से माइंडसेट करके रहता है कि मेरा जो 3 महीने में से 1 महीने में पूरा काम बंद रहेगा, तो आगे का जो शेड्यूल है वो प्लान कर देता है वो, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर देता है ना। अच्छा, इस सब सारी कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी क्या होते हैं? डिस्प्यूट्स, ठीक है ना। तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं, है ना, डिस्प्यूट्स होते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात, अब उसने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तब उसने बोल दिया ठीक है मेरे को जो है जब मेरा काम 25% हो जाए देन ओनली आप जो है मेरे को पेमेंट करें। लेकिन होता क्या है कि 10% में, सपोज उसने कोई मेगा प्रोजेक्ट है कोई, है ना, 20% का क्लोज उसने रख दिया, 25% का। अब उसका फाउंडेशन जब उसने स्टार्ट किया तो फाउंडेशन भी वहाँ पे ऐसे एडवर्स कंडीशन वहाँ पे उसके साथ सामने आई कि फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा डेप्थ चला गया, उसको राफ्ट फाउंडेशन करना पड़ा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट फाउंडेशन में उसकी इनकर्ड हो गई। और 20 क्या, वो मतलब 25% में वो चाह रहा था कि प्लिंथ से ऊपर उठाए, लेकिन क्या होगा उसकी 40% कॉस्ट जो है फाउंडेशन में लग गई। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में है क्या कि 25% पूरे प्रोजेक्ट का 25% अगर हो गया उसके बाद में ही वो पेमेंट रिलीज करेगा। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर तो फंस गया ना वहाँ पे। ऐसी अगर कंडीशन होती है तो फिर वहाँ पे डिस्प्यूट्स जनरेट होते हैं। फिर बीच में कोई आर्बिट्रेटर होता है जो कि क्लाइंट की, कॉन्ट्रैक्टर की, दोनों की प्रॉब्लम सुनता है और उसको रिजोल्व करने की कोशिश करता है। उससे भी नहीं होता है तो देन ओनली वो जाते हैं, फिर वो जो भी लेबर कोर्ट होती है, जो भी इनका कोर्ट होता है, वहाँ पे कोर्ट में जाके अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सुलझाते हैं, ठीक है। तो कैसे क्लेम्स आएंगे, क्या डिस्प्यूट्स रहेंगे, इन सारी चीज़ें के बारे में अपन बात करेंगे, है ना। लिक्विडेटेड डैमेज, है ना, देन टर्मिनेशन राइट्स, किस केस में क्या कंडीशन होगी कि वो प्रोजेक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सकता है, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्किटेक्चर का, इंजीनियर का, कॉन्ट्रैक्ट का, प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें इनको ओके ना। इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मॉडल जो कि अपने को इसमें पढ़ना है। डिस्प्यूट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? डिस्प्यूट्स इन कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेस ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम आर्बिट्रेशंस, है ना। आर्बिट्रेशंस को भी पहले से फाइनल किया जाता है कि इन केस सारी कंडीशन वेल आइडियलाइज्ड कंडीशन है, उसके बाद भी अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए, है ना, जो कि इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करे, ठीक है ना। जो मॉड्यूल 3 है, ठीक है, उसमें कुछ एस्टिमेशन टेक्निक्स अपन पढ़ेंगे, जबकि इनसे एडवांस एस्टिमेशन टेक्निक्स वगैरह जो हैं वो अपन पढ़ेंगे। जैसे कि एस्टिमेशन में नॉर्मल एक बीटेक लेवल पे अपन पढ़ते हैं क्या कि सेंट्रल लाइन मेथड, उससे ब्रिक वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं,
ठीक है। कंक्रीट वर्क का क्यूबिक मीटर में कैलकुलेशंस हो रहे हैं पूरा, है ना। क्या उनके वॉल्यूम कैपेसिटी के हिसाब से कैसे अपन कंक्रीट वर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो और भी जो एडवांस है ना, सेंटर टू सेंटर मेथड है ना, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, ये सब बेसिक मेथड रहती है, लेकिन कुछ एडवांस मेथड है जो कि आप इससे जिसके थ्रू इसमें एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। फिर इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट, स्पेसिफिकेशन, वही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस आपको पढ़ना रहता है, किसका, मटेरियल का। कोई मेथड अगर है तो उस मेथड का डिटेल डिस्कशन आपको इसमें चाहिए होता है, ठीक है ना, जिसके थ्रू आपका कंस्ट्रक्शन होने वाला है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट अप्रूवल, ऑब्वियसली बात है, आप कुछ भी आप काम करिए, आपको बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के आप काम स्टार्ट कर ही नहीं सकते, है ना। इवन एक छोटा सा प्लान भी अगर आपका घर का है तो उसको भी आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की आवश्यकता होती है। जो मॉड्यूल 4 है वो है अपने पास लीगल फ्रेमवर्क, किसका, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें आपके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। जैसे मास्टर प्लान का क्या कंडीशन, क्या टर्म्स कंडीशन है, मास्टर प्लान कब बनाया जाता है, किस चीज़ के लिए मास्टर प्लान होता है ना, क्या क्राइटेरियाज होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपको पढ़ना रहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्पेशली आपने इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है, 1872, ठीक है। आर्बिट्रेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये सारे एक्ट हैं जो कि पूरे करिकुलम अपन यहाँ पे अपन उसमें स्टडी करेंगे इसका, ठीक है। मॉड्यूल 4 जो है वो बेसिकली होता है लेबर लॉज और लेजिस्लेशन, ठीक है। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट जो अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसको अपन बोलते हैं एक्ट 1970, ठीक है। इसी एक्ट में आपको चीज़ें पढ़नी है, लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, चाइल्ड लेबर एक्ट पढ़ना है ना, मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या हैं अगर वुमेन कोई वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वुमेन लेबर हैं तो उसकी क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे इसमें देखने वाले हैं। तो ये बेसिकली पूरा जो सब्जेक्ट है ना, पूरा जो कोर्स है दैट इज़ टेंडरिंग इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, बेसिकली डील करता है कॉन्ट्रैक्ट से, टेंडर कैसे फील किए जाते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या प्रोसेस रहता है, इस पूरे चीज़ के बारे में जो कि आपको 5 मॉड्यूल में ये डिवाइड करके आपको यहाँ पे पढ़ने का है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसका एक सेक्शन है 2H करके, सेक्शन 2H में इसको डिफाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट नथिंग बट द एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 पार्टीज विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है। लॉ इन्फोर्सिबल है, मतलब जो भी आपको टर्म्स कंडीशंस लिखनी है, वो क्या क्या कंडीशंस है वो अपने पास में है, अब मैं बताऊंगा आपको। जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं उन सारी कंडीशंस को आपको लिखना रहता है। जो स्टाम्प पेपर होता है 1000 रुपीज़ का, 5000, जो भी उसका रहता है उसके हिसाब से कि आपका स्कोप, वर्क ऑफ स्कोप कितना है ना, क्या वैल्यू है आपके प्रोजेक्ट की, उसके हिसाब से वो चीज़ें रहती हैं। तो उसके ऊपर पूरा टाइप हो गए और नोटरी वगैरह होता है, ठीक है, मतलब लीगली इन्फोर्सिबल होता है वो, ठीक है। तो बोलते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच विल वैलिड इन लॉ, जो कि लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैलिड होता है, ठीक है, और इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक। बिटवीन अमंग 2 और मोर पार्टीज, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी के बीच में हो सकता है ना। प्रोविजन ऑफ सप्लाईज और सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या कोई सप्लाईज के लिए हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन के लिए हो सकता है, ठीक। अगेंस्ट द कंसिडरेशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ध्यान रखना ये जो चीज़ है, जो मॉनेटरी वैल्यू है इसका होना मैंडेट है। अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो मॉनेटरी वैल्यू, उसका कंसिडरेशन मतलब किसके अगेंस्ट में सर्विस प्रोवाइड हो रही है, किसके अगेंस्ट में आप कोई सप्लाई, कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या है, तो उसका आपके पास वो होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए कि उसके बदले उसको क्या मॉनेटरी वैल्यू उसको दी जाएगी, आइदर कैश और किसी भी टाइप का हो सकता है ना।
अच्छा, एन ऑफर टू प्रोवाइड सम सर्विस विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ इट इन एक्सचेंज विल नॉट बी कंसिडर ए कॉन्ट्रैक्ट। उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे हम कभी भी जिसके बदले कोई मॉनेटरी वैल्यू या कोई दूसरे टाइप का प्रलोभन या वीकेंड से सामने वाले को मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलेगी अपने को। तो एक एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट, द कंसिडरेशंस, दोनों पार्टी का क्या कंसिडरेशन होता है, क्या सामने वाले की डिज़ायर रहती है, क्या क्या वो चीज़ें चाह रहा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, द इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप, जो क्लाइंट रहता है उसका इंटेंशन ये है कि मेरे को ये सर्विस प्रोवाइड हो जाए या ये कंस्ट्रक्शन का काम हो जाए, मेरा ये प्रोजेक्ट है। जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसका इंटेंशन क्या होता है कि ये है, इसके बदले मेरे को कुछ प्रॉफिट मिल रहा है ना, कुछ मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा है, क्या वो करोड़ में जा रहा है, हंड्रेड्स करोड़ में जा रहा है, थाउजेंड्स करोड़ में जा रहा है। ठीक है, या उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, या मतलब पब्लिक को क्या फ़ायदा हो रहा है, या गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है या प्राइवेट है, कोई कंपनी बिल्ड करनी है। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें उसका जो स्कोप है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है ना, द रियलिटी ऑफ कॉन्सेंट, कंसेंट का रियलिटी क्या है वो आपको पहचानना पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट है, जो लॉ है, उसके लिए अपोज करे और आप वो चीज़ बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गवर्नमेंट उस चीज़ को रोक देगी। अगर आप उससे बच के अगर काम करेंगे कहीं ना कहीं वो इलीगल हो जाएगा, जिसके लिए आपको बाद में नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको देखना पड़ेंगी। ठीक है ना। अच्छा, यदि जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं जब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एक बनता है, तो ये सारे जो की पॉइंट्स हैं आपको उसको फुलफिल करना है। वो सारे की पॉइंट्स उसमें आपके देखने को मिलेंगे। क्या है, इन्विटेशंस ऑफ बिड। ठीक है, बिड जब इनवाइट होती है तो उसमें क्या रहता है, रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तभी आप उस बिड में एंटर करें, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ना। रिक्वायरमेंट जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया जाता है कि जो टेंडर है वो स्पेसिफिक कंडीशन है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उस चीज़ को फिल न करे, आइदर उसका जो एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर इस लेवल के जो स्कोप हो प्रोजेक्ट है, या वो बोलते हैं कि 10 करोड़ से कम वाले जिसने प्रोजेक्ट किया हुआ है वो इसमें एंटर न करें, या 15 साल एक्सपीरियंस अगर इस फील्ड में नहीं है, पर्टिकुलर टाइप के प्रोजेक्ट्स में नहीं है, वो इसमें एंटर ना करें। तो वो कंडीशन उसमें लिखी रहती है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखी रहती है ना। जो प्रोसीजर है वो आपको स्पेसिफिक रहता है, तो सामने वाला प्रोसीजर पढ़ लेता है, अगर वो अलाउ उसको इस टाइप का अगर उसका रूटीन है, ठीक है, प्रैक्टिस है, तो वही इसमें अलाउ एंटर करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ जब इन्विटेशन ऑफ बिड होता है तो उसमें क्लियर कट मेंशन रहती है ना। बिड फॉर्म की अगर बात करें तो एक फॉर्म रहता है बिड का फॉर्म, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर भी साइन करता है। सारी रिक्वायरमेंट जो रहती है वो फुलफिल होने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट दोनों उसमें साइन करते हैं। ये सब उसमें रहता है मेंशन। वो जब आपका टेंडर जाता है ना तो सारे फॉर्म उसके साथ अरेंज रहते हैं। ठीक है ना। जनरल कंडीशंस क्या होती है ना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बीड वगैरह आप कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे मेंशन करता है वो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन से टाइप के अंदर आप जो है साइन करने वाले, कौन सा टाइप होना चाहिए। आइदर वो लमसम है, ठीक है, कॉस्ट प्लस परसेंटेज है, ठीक है, यूनिट रेट है, कौन सा है, तो उसके हिसाब से ये यहाँ पे आप टाइप्स उसका डिसाइड होता है। कॉन्ट्रैक्टर अगर उस पर्टिकुलर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में अगर डील करता है तो ही वो एंटर करेगा, अदरवाइज वो बाहर से निकल लेगा। ठीक है, वो मतलब इसको अप्लाई नहीं करेगा। जनरल कंडीशंस क्या होती है, ठीक है, ये ओपन टू ऑल रहती है। जब भी टेंडर निकलता है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे या प्राइवेट कोई भी टेंडर निकालता है, एडवर्टीजमेंट रिलीज करता है, ठीक है, वो ओपन टू ऑल रहती है। अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्टर उस कैटेगरी में लाइक करता है तो वो उसके लिए अप्लाई करता है, अदरवाइज नहीं होता है। जनरल कंडीशंस क्या है, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, मतलब ये कि जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी उसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, उसको आपको फुलफिल करना है। अगर आप वो कर पाएंगे तभी आप उस चीज़ को साइन करें, उस चीज़ के लिए आप बिड लगाएं, अदरवाइज नहीं लगाएं, है ना। तो ये स्पेसिफिकेशन हो गया। आइदर मेथड का स्पेसिफिकेशन, मतलब जो प्रोसीजर है कि किस तरीके से काम करने का है,
वो उसका स्पेसिफिकेशन, जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसका स्पेसिफिकेशन, तो वो चीज़ यहाँ पे ना। स्पेशल कंडीशन, तो यहाँ पे ये सारी टर्म्स कंडीशन लिख दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी एक बोल्ड लेटर में वो लिखा रहता है कि ये इसमें ये पूरा काम तो आप करेंगे सही, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जिस पे आपको बहुत विशेष ध्यान रखने का है। नॉर्मल बिल्डिंग बन रहा है तो आपका जो एलिवेशन है, एलिवेशन में सामने फ्रंट में कौन सी टाइल लगेगी या किस टाइप का पेंट करने का, किस टाइप का, तो उसको विशेष तरीके से वो स्पेशली लिख देता है कि ये स्पेशल कंडीशन है हमारी, ठीक है ना। तो स्पेशल कंडीशन में ये देख पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें टर्म्स कंडीशन सैकड़ों होगी, लेकिन स्पेशल कंडीशन 2-5 ही होती है, तो उसको अलग से हाईलाइट कर देता है वो। वर्क इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, तो वो किस टाइप का वर्क है वो पूरा उसका बारे में डिस्क्रिप्शन देता है कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिटर्निंग वॉल का है, बिल्डिंग का है, वाटर उसका है ना, जो भी उसके लिए। यस, वर्क नॉट बी इंक्लूडेड, ये भी उसमें मेंशन रहता है कि हाँ भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं है। ये किसके लिए बेनिफिशियल हो जाती है? कॉन्ट्रैक्टर के लिए। नहीं तो क्या होगा, क्लाइंट वो बोलेगा कि आपको ये भी करना है, कॉन्ट्रैक्ट तुरंत दिखा देगा कि इसमें तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है ना। उसके बाद भी अगर आप करवा रहे हो तो आपके लिए अलग से उसका प्रोविजन रहता है, अलग से चार्जेस उसके रहेंगे, है ना। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन हो जाती है किसके लिए, जो कि फेवर करती है कॉन्ट्रैक्टर का ना। स्पेसिफिकेशन, एजेंडा और ड्राइंग्स, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें लग रही हैं, रिक्वायरमेंट लग रही है, मटेरियल लग रहा है, प्रोसीजर लग रही है, उसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे उसको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सारी ड्राइंग्स उसको देनी पड़ेंगी, क्या एजेंडा रहने वाला है वो भी उसको सब टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है वो उसको देनी रहेंगी, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। फिर क्या, सप्लीमेंटल प्रोविजंस, ठीक है। सप्लीमेंटल प्रोविजंस का मतलब ये होता है इन केस कुछ आइडियल नहीं चलता है या कुछ हमको कुछ रिवाइज अगर करना हो गया तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 2-5% कभी होगा, तो वो क्या क्या हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उस टाइम पे फिक्स नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन इन केस अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा वेरिएशन होगा नहीं, ऐसा उसमें लिखा रहता है। तो जो भी सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं, है ना, कि अभी तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें हैं मेंशन करनी रहती हैं, ठीक है। फिर ओनर फर्निश्ड आइटम, ये भी अलग से कि कौन कौन से आइटम पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से आइटम को एकदम फर्निश्ड चाहिए, जिस पे आपको हर एक बारीकी का आपको ऑब्जर्वेशन रखने की आवश्यकता है किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। वो भी पहले से मेंशन है कि पूरा काम तो ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन इस काम को आप बहुत बारीकी से करेंगे, तो वो कुछ जो काउंट है वो पहले से लिखवा दिया जाता है। तो वो किस में आ जाता है, ओनर फर्निश्ड आइटम, है ना। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का जो शेड्यूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो शेड्यूल है इसमें टाइम का कंस्टेंट रहता है कि भाई ये जो पूरा काम है आपको पर्टिकुलर इतने टाइम में कंप्लीट करने का है। अगर आपने नहीं किया तो या तो उसका कुछ अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो चार्ज भी आपको देना पड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्टर को चार्ज देना पड़ सकता है कि भाई उसका कुछ फाइन उसके साथ लग जाए, ठीक है ना। तो ये कुछ आइटम है जो कि किसमें, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के साथ में आपको मिल जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, ठीक है, जो कि अपने को हैं करिकुलम में, ठीक है। जैसे लमसम कॉन्ट्रैक्ट आपने को पढ़ना है, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी या कॉस्ट प्लस परसेंटेज फीस, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, ये क्या होता है इनके बारे में डिस्कस, क्या इनके प्रोज कॉन्स क्या है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट मेजनली ये अपने करिकुलम में है, ठीक है। तो 1 बाय 1 सभी के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस इज लमसम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जो बजट है वो फिक्स रहता है कि इतना बजट है, इस बजट में सामने वाले को ये काम जो है असाइन किया जाता है, ठीक है। और उसको पूरा उस चीज़ का प्रैक्टिस रहता है कि हाँ इस बजट में वो काम पूरा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट है ये जो छोटे प्रोजेक्ट्स है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। तो बोलता है कि ये ट्रेडिशनल मेथड है जिनमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट होता है, ठीक।
द ओनर हैविंग रिटेन एन आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैज़ अ सेट ऑफ definitive documents consist of design plan, specification, prepared, all these things. Before the start of construction, the total construction cost is defined. जो पूरे कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो पहले से डिफाइंड रहता है कि हाँ ये जो प्रोजेक्ट है उसका जो कॉस्ट है टोटल वो इतना कॉस्ट रहने वाला है, ठीक। Defined contractual commitment between the owners and contractor is established. और जो आपका कॉन्ट्रैक्टर रहता है, कॉन्ट्रैक्टर भी इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि हाँ ठीक है ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इस अमाउंट ऑफ मनी में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, विद इन टाइम कर दूंगा, विद इन बजट। ये जो आपका बजट है इस बजट में ये हो जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ ऊपर नीचे 2-5% का अगर सप्लीमेंट्री कुछ प्रोविजंस रहता है तो वो अलाउ है, उससे ज़्यादा नहीं ना। द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन ऑल पार्टीज, ओनर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर आर क्लियरली डिफाइंड। तो जो भी उनके बीच में रिलेशनशिप है वो क्लियरली डिफाइन होनी है कि क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट के पास इतना बजट है और कॉन्ट्रैक्टर के पास सारी क्लैरिटी है कि भाई ये काम आपको करने का है, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट स्कोप एंड लिमिट आर क्लियरली प्रायर टू स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्रोजेक्ट का स्कोप और लिमिट जो भी आपको डिसाइड करना है, टाइम लिमिट हो गया, बजट लिमिट हो गया, इस पूरा वेल डिफाइंड रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो भी अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, एक तो बजट का क्लैरिटी रहता है, पूरा बजट मेरे सामने रहता है कि ये अपने पास 1 CR है, इस 1 CR में इतना जो भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो कॉन्ट्रैक्टर समझे उस चीज़ को, रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें प्लान हो जाती हैं, ठीक है। सिंपल कैश फ्लो मैनेजमेंट, ओनर कैन बी बजट फॉर अ प्रोजेक्ट मोर इजीली। बहुत आसानी से ओनर उस चीज़ को मैनेज कर पाता है, अपने बजट को मैनेज कर पाता है, उसके पास है मॉनेटरी वैल्यू उतनी तो वो काम स्टार्ट कर देगा, उसको कोई टेंशन नहीं रहता है, उसको मालूम है कि हाँ भाई इतने अमाउंट में काम होना है और इतना अमाउंट मेरे पास है, बस काम करने का किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टर कैन हायर प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है यदि सारी जो चीज़ें हैं वो आइडियली चले, वो उसके अकॉर्डिंग चले जो कि कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा है। लेकिन बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सबसे ज़्यादा लॉस भी अगर होता है तो किसका होता है, कॉन्ट्रैक्टर का होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है वो रहती है कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में, कॉन्ट्रैक्टर की, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ एडवांटेज में डिस्कस कर रहे हैं तो अपन से प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे। फाइनेंसिंग, इट कैन बी ईजियर टू एंश्योर या सिक्योर फाइनेंसिंग विद अ फिक्स्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, कॉन्ट्रैक्टर जब चाहेगा तब उसको अमाउंट पैसा मिल जाएगा। सिंप्लिसिटी क्या है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हैव सिंपलेस्ट प्राइसिंग स्ट्रक्चर। अब डिसएडवांटेज, रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क भी कॉन्ट्रैक्टर की है, उसने काम लिया है तो उसको कंप्लीट करना। अगर बीच में कुछ मटेरियल की प्राइस एकदम से बढ़ गई, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो गई, काम पूरा बंद हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर अगर वो काम छोड़ के अगर भागता है तो उसका वैल्यू गिरता है कि इस टाइप की अगर कंडीशन होती है तो ये भाग जाता है काम छोड़ के, मतलब कहीं ना कहीं उसका जो वैल्यू है वो डाउन हुआ है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर कैन इंकर एक्स्ट्रा कॉस्ट इफ दे आर अंडरस्टिमेट द वर्क, ठीक है। या डिसएडवांटेज है इसके, वो एक्स्ट्रा अमाउंट मांगेगा आपसे अगर वो उसका कॉस्ट से ज़्यादा बढ़ गया तो, ठीक है ना। इनफ्लेक्सिबल, क्या, लमसम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मोर इनफ्लेक्सिबल देन द अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉस्टली मिस कैलकुलेशंस, अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर का कैलकुलेशन सही साट नहीं करा है उसने, ठीक, नॉर्मल आपका स्क्वायर फीट के हिसाब से उसने कैलकुलेशन कर दिया लेकिन आपके रिक्वायरमेंट को उसने ज़्यादा समझा नहीं, ठीक, इंटीरियर बहुत ज़्यादा करवा लिया आपने या अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप सा बना लिया कि वो बहुत ही महंगा पड़ गया उसको, तो उस केस में फिर वो आगे पीछे होने लग जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर कैन इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट इफ दे आर मिस कैलकुलेट द वर्क। मेजरिंग चेंजेस, इट कैन बी डिफिकल्ट टू मेजर द नंबर ऑफ चेंजेस टू अ प्रोजेक्ट।
documentations, lump sum contract required paperwork and records of changes orders from each phase. हर फेज में उसको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इस तरीके से ना। सेकेंड है कोस्ट प्लस फिक्स्ड फी। अब इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें इसको बोला जाता है कि ये रिस्क फ्री कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब जो भी चीज़ें होंगी उसमें दोनों एग्री करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को जो वैल्यू, जो अमाउंट ऑफ मनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंकर्ड हो रहा है उसका वेल प्रूफ रखने का होता है, और उसके ऊपर जो भी वो काम कर रहा है, ठीक है, उसका एक प्रॉफिट मार्जिन फिक्स होता है कि भी इतने काम पे उतना प्रॉफिट उसको मिलना है। और जो भी अमाउंट लग रहा है पर्टिकुलर एक्टिविटी में, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ठीक है, वो अमाउंट तो उसको कहाँ से मिलेगा, ओनर से मिल ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसको मिल जाता है, या वो परसेंटेज वाइज हो या वो वर्क बेसिस पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है अ कॉस्ट प्लस फी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको अपन कॉस्ट रीइंबर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, इज एन एग्रीमेंट वेयर द क्लाइंट पेज अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर ऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस अ फिक्स्ड फी। जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट उसमें लग रहा है वो तो देना ही देना है, उसके ऊपर कुछ उसको फिक्स्ड फी एज ए प्रॉफिट मार्जिन के रूप में दी जाती है। द फी इज फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स ओवरहेड एंड प्रॉफिट्स, जो भी वो काम करता है उसके लिए और उसके प्रॉफिट के लिए ना। द कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड्स अ कॉस्ट एस्टिमेट, एक कॉस्ट एस्टिमेट कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करना पड़ता है ना, कि कहाँ कहाँ कॉस्ट लगा है और कितना कॉस्ट लगा है, सारे प्रूफ उसको मेंटेन करने पड़ते हैं। एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस द कॉस्ट में चेंज ड्यू टू अनफोर्सिन कंडीशंस एंड डिजाइन चेंजेस। प्रोजेक्ट आपका प्रोग्रेस करता है और बीच में लॉकडाउन पड़ जाता है, बीच में कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जो कि उसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने ही नहीं देती, अब वहाँ से प्रोजेक्ट रुक जाता है, या कुछ मटेरियल का कुछ बजट में कुछ ऐसा कुछ हुआ कि आपका जो मटेरियल है वो मटेरियल बहुत महंगा हो गया, जो आपका रिइंफोर्समेंट आपका 50 रुपये पर केजी के हिसाब से आ रहा था, है ना, वो आपका एकदम से 80 रुपीज़ हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टर भी कोई दिक्कत नहीं है, और क्लाइंट को तो कंडीशन मालूम ही है कि भाई चेंज हुआ है तो हुआ है। यहाँ क्लाइंट ये नहीं बोल सकता है कि आपने तो एसी में बात की थी, इससे आप ये फिक्स हो गया, अब आप जानो आपका काम, ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर को उसका प्रॉफिट मार्जिन से मतलब है, और जो भी पैसा लग रहा है उसका प्रॉपर प्रूफ ऑफ अमाउंट जो है बिल वगैरह वो सब मेंटेन करने से मतलब है। वो यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन करेगा, क्लाइंट को वो बिल सौंपेगा और उसका जो अमाउंट है वो क्लाइंट रिलीज करेगा कॉन्ट्रैक्टर को। उसके अलावा उसका जो एक फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन है उसको तो देना ही है, हर स्टेप पे देना है। द कॉन्ट्रैक्टर सबमिट एन इनवॉइस फॉर द एक्चुअल कॉस्ट प्लस एग्रीड अपॉन प्रॉफिट, यही बात कर रहे हैं अपन। द क्लाइंट रिव्यू द इनवॉइस एंड पे द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना। वो सारी कंडीशंस के बारे में अच्छे से देखेगा, सब वैलिड हैं तो उसको अमाउंट उसको रिलीज करना ही करना है। कहाँ पे अडॉप्ट होता है, व्हेन द प्रोजेक्ट स्कोप और कॉस्ट आर नॉट क्लियर एट स्टार्ट, ठीक है। वहाँ पे जैसे अपन यहाँ पे रहने वाला है इंदौर में, आपका साउथ में आपने प्रोजेक्ट लिया है, तो वहाँ की क्या कंडीशन, सराउंडिंग्स क्या है, क्या लेबर है, क्या, वो सब अपने को जानकारी नहीं है, लेकिन अपन टेंडर डाल दिया और टेंडर अपने को मिल भी गया। लेकिन जब अपन ग्राउंड पे गए वहाँ पे, तो वहाँ पे तो एडवर्स कंडीशन जो अपन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपने कॉस्ट प्लस फी का अगर आपने दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। When there are uncertainties that could affect the project cost on time, ठीक है, कॉस्ट और टाइम दोनों को अफेक्ट कर सकता है, और इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर भी एकदम एग्री रहता है कि ठीक है, आपने तो किया नहीं, हुआ तो नेचुरल हुआ या कुछ कंडीशंस ऐसी डेवलप हुई, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स विथ लॉन्ग टाइम लाइन्स और मल्टीपल स्टेजेस, ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस में जैसे सारी जो पेमेंट करने का है ना, टाइम लाइन क्या होनी कि आपका प्रोजेक्ट कितने टाइम पर्टिकुलर किस स्टेज को कितना टाइम लगना है, ये सब पहले से यहाँ पे इसमें फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है, द क्लाइंट कैन गेट द लोवेस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसमें भी ये रहता है कि जो है सामने मटेरियल उसके आ रहा है तो उसको उतना ही पेमेंट करना है। कॉन्ट्रैक्टर तो फिक्स हो गया कि उतना अमाउंट उसको रिलीज करना ही करना है प्रॉफिट का। द कॉन्ट्रैक्टर इज एश्योर्ड ऑफ अ फीस, ऑब्वियसली द क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर कैन वर्क टुगेदर टू एंश्योर द प्रोजेक्ट मैच द क्लाइंट्स नीड।
इस चीज़ को आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि क्लाइंट का नीड क्या है, पूरा काम उसके अकॉर्डिंग चले। डिसएडवांटेज क्या है? द क्लाइंट हैज़ लिमिटेड कॉस्ट कंट्रोल। ठीक, मालूम पड़ा कि उसने बजट फिक्स किया था 1 CR का, कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई कि पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो 1.5 CR से ऊपर चला गया, तो अब क्या करेगा? 1 CR खत्म हुआ, उसको चुपचाप बैठना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि भाई वो 50 लाख का अरेंजमेंट करेगा उस टाइप से सारी चीज़ें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना अपन सोच रहे हैं कि हाँ इस बजट में हमारा काम हो जाए, उसमें ही अगर काम हो रहा है तो वेल गुड है ना, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही अगर कंडीशन उसमें 2-10% अगर ऊपर नीचे होता है कोई परेशानी नहीं है उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है 50% से बढ़ जाता है तो फिर वो जो क्लाइंट है उसको सोचना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं काम रुकवाना पड़ेगा या उसको फिर थोड़ा सा डिले उसको करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिमिटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रहता है क्लाइंट के पास, यदि एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। देन द कॉन्ट्रैक्टर मे बी इनएफिशिएंट ड्यू टू गारंटीड पेमेंट। ठीक है, अगर गारंटीड पेमेंट अगर नहीं मिलता है समय से तो उसको जो है प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्ट्रैक्टर को। देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिस्प्यूट ओवर कॉस्ट। सिर्फ कॉस्ट एक पैरामीटर है जहाँ पे उनके बीच में क्या डिस्प्यूट हो सकता है, विवाद हो सकता है। यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें क्या है, जो भी आइटम है, जो भी चीज़ें उसमें लग रही हैं, आपकी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में लग रही हैं, उन सब का जो प्राइस है वो यूनिट रेट प्राइस होना है। हर एक का एक यूनिट के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, या जो भी आपका वो जो शेड्यूल रेट चलता है, रेशो आर जो चलता है, उसके हिसाब से प्राइस लिखा रहता है, उसी के हिसाब से फिर कॉन्ट्रैक्टर को उसको पे करना होता है। उसके ऊपर जो भी उसका प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो करना रहता है। लेकिन यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट का डिसाइड नहीं होता है, यहाँ पे यूनिट के हिसाब से चीज़ें। हाँ, द यूनिट price contract is a contract where a contractor is paid based on the quantity of work they complete. It's also known as measured quantity contract, है ना। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है? The contract sets a price per unit work। हर वर्क का जो प्राइस है ना, वर्क के हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड होता है। सच एज क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट, जैसे कि कॉन्क्रीट काय में क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। अब ब्रिक वर्क है, अगर आपके पास डबल ब्रिक वर्क है ना, तो क्यूबिक मीटर में मेजर करता है। सिंगल ब्रिक वर्क है तो स्क्वायर मीटर में मेजर करता है। इस तरीके से आप, तो आपके पास यूनिट होनी चाहिए। द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम बाय द यूनिट प्राइस। ऑब्वियसली जितना भी यूनिट लग रहा है उसको यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। द कॉन्ट्रैक्टर अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एज द टोटल कॉस्ट एडजस्ट बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वांटिटीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कहाँ भी यूज होता है? व्हेन द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वर्क कैन नॉट बी स्पेसिफिकली डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस टाइम पे सारे आइटम का प्राइस आप एकदम से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको एकदम जल्दी ही स्टार्ट करना है, तो ठीक है बाद में देखेंगे। लेकिन बाद में कब? जब वो चीज़ें एक्चुअल में हो रही होती हैं तो कितना अमाउंट, किस किस चीज़, क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या परचेस करना पड़ा है, उसके हिसाब से फिर उसको अमाउंट रेट के हिसाब से अपन दे देते हैं ना। व्हेन द स्कोप ऑफ वर्क इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, उस टाइम पे एट द स्टार्टिंग टाइम स्कोप डिसाइड नहीं होता है कि ये प्रोजेक्ट शुरू तो हो गया है, अब ख़त्म कहाँ पे जाके होगा इसका कोई जानकारी नहीं है। उसमें 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। तो क्लाइंट बोलता है ठीक है कोई इशू नहीं है, जो भी चीज़ आएंगी मेरे सामने आएंगी, उसके हिसाब से मैं आपको अमाउंट जो है रिलीज कर दूंगा ना। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज सब्जेक्टेड टू चेंज, है ना, इन कंस्ट्रक्शन स्पेशली द पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट, कहाँ पे हो रहा है? पब्लिक वर्क जो भी प्रोजेक्ट्स हो गवर्नमेंट के, वहाँ पे बाय ट्रकिंग कंपनीज टू चार्जेस पर टनेज और पर लोड। जो भी कंपनीज होती है ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें पर मतलब चार्ज हो रहा है टनेज के, मतलब कितना टन उसमें लोड हो रहा है उसके हिसाब से, है ना। ये अलग अलग टाइप में, जरूरी नहीं सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कंस्ट्रक्शन में ही होते हैं, है ना। बेनिफिट्स क्या है? अवॉइड ओवररन्स को अवॉइड कर सकते हैं, जो चीज़ आ रही है बस उसी को अपना वो लिखने का होता है। ठीक है, तो हेल्प टू एस्टिमेट द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स सबमिटिंग एज इनकरेक्ट एस्टिमेट ड्यूरिंग द बिडिंग प्रोसेस, अलाउज फॉर यूनिट टू बी एडेड
और रिमूव एज ए स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट चेंज, जैसे आपका प्रोजेक्ट चेंज होता है आप उसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। बाकी अगर ये जो चीज़ें हैं रिमूव करने का, ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में इतना नहीं होता है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, मतलब प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है, हर छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है। मालूम पड़ा कि एक 200 पेज की आपकी एक बुकलेट पूरी हो गई उसमें, है ना। हाँ, क्योंकि जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में मैनेज करना आसान होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें फिर यूनिट रेट से आपको चीज़ें मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। सो पोटेंशियल और डिस्प्यूट्स जनरेट होंगे अगर कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग अगर चीज़ें होंगी तो। रिस्क ऑफ क्वालिटी प्रोमिसेस, है ना, कहीं ना कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ जाएंगी। लेस सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट विथ अनक्लियर स्कोप, आपको स्कोप अगर क्लियर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीज रिस्क फॉर कॉन्ट्रैक्टर, और ये जो रिस्क हैं सारी किसकी होंगी, कॉन्ट्रैक्टर के रिस्क को बढ़ा देगा, ठीक। डिज़ाइन बिल्ड, इस समय क्या हो रहा है, क्या डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ सिंगल एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। एक ही व्यक्ति है जो कि डिज़ाइन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा और कंस्ट्रक्शन के लिए भी। यहाँ पे डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का दोनों जो काम है वो पर्टिकुलर असाइन कर दिया जाता है किसी एक व्यक्ति को, है ना। वो उसके हिसाब से डिसाइड करे कि वो उसको खुद को करना है या किसी सब पार्टीज को हायर करके उसको चीज़ को करवाए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वही कॉन्ट्रैक्टर होगा, एक ही पर्सन होगा, एक ही पार्टी होगी। इट ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव डिलीवरी मेथड, ठीक, कैसे वर्क करता है। द कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, कॉन्ट्रैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए। डिज़ाइन फेल होता है तो भी कॉन्ट्रैक्टर की भी बात आएगी। द कॉन्ट्रैक्टर आउटलाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल, डिज़ाइन के लिए भी वही है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी वही है, ओके। मतलब डिज़ाइन और बिल्ड दोनों एक ही पार्टी को करना पड़ रहा है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स, अच्छा कहाँ अडॉप्ट होता है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विथ इंटीग्रेटेड डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट विथ टाइट टाइमलाइन, बहुत टाइट टाइमलाइंस होती है ना, विद इन टाइम लिमिट बहुत कम होती है इसका। प्रोजेक्ट्स वेयर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इज क्रिटिकल, ठीक है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना जहाँ पे बहुत क्रिटिकल होता है वहाँ पे ये डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। सिचुएशंस वेयर स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन बिटवीन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन टीम इज डिज़ायर्ड, ठीक है। डिज़ाइन मतलब जहाँ पे डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के बीच के भी स्ट्रॉन्ग मतलब रिलेशनशिप उनका अच्छा है तो वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इजीली। एडवांटेज क्या है, फास्टर प्रोजेक्ट डिलीवरी, अगर ये हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही अगर कॉन्ट्रैक्टर की है, अदरवाइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर देर काम कर रहा है और कॉल कर रहा है कि मेरे पास तो डिज़ाइन ही नहीं आई अभी, है ना, डिज़ाइन में जो चेंज कर दिया आपने, अब चेंज डिज़ाइन नहीं आई है, या आप वहाँ से बोल रहे कि इसमें डिज़ाइन में कुछ चेंज है आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो एक हफ्ता प्रोजेक्ट आपका डिले हो जाता है, तो कहीं ना कहीं टाइम पे बात आती है, प्रोजेक्ट आपका पूरा डिले हो जाता है। आप तो उसको पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट को आप शेड्यूल कर रहे हो, ठीक, जो प्लानिंग के हिसाब से आपने शेड्यूल कर दिया है, और वहाँ पे डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज हो गया, उसके एक हफ्ता 10 दिन प्रोजेक्ट अगर डिले हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो जो टाइम है अगर वो फ्लोट से अगर बाहर जाता है तो वो पूरे प्रोजेक्ट का जो टाइम है वही डिले कर देगा आपका, ठीक है ना। तो ये एडवांटेज हैं इसके, क्योंकि दोनों काम एक ही व्यक्ति पे रहता है, एक ही पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इम्प्रूव कम्युनिकेशंस, ऑब्वियसली अगर 2-3 पार्टी अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कम्युनिकेशंस भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। कोस्ट एफिशिएंसी हो जाती है इसमें। पॉइंट सिंगल पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, यस। इन्हांस्ड इनोवेशंस, ठीक है। द कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइनर और बिल्डर कैन लीड टू क्रिएट अ सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द डिज़ाइन फीचर्स, ठीक है। बीच का जो लूप होल है उनके बीच का टाइम लैगिंग जो है उसको वो क्या बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, विद द रिलेशनशिप ऑफ डिज़ाइनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। रिस्क मिटिगेशन,
यहाँ पे रिस्क रहता ही नहीं। अगर चीज़ें डिले ही नहीं हो रही है तो रिस्क किस बात का, क्योंकि एक ही पार्टी को मैनेज करना है। क्वालिटी कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्टर जैसी चाहे वैसी क्वालिटी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, क्वालिटी मैनेज कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? लेस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, सारा काम जो है उसको एक ही व्यक्ति को करना पड़ता है, एक ही पार्टी को करना पड़ता है। डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्टर में बी लेस फ्लेक्सिबल देन द ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट मेथड्स। लेस कॉम्पिटिशंस, ये जो काम होते हैं बहुत कम टेंडर्स के लिए साइन होते हैं, मतलब जो स्क्रूटनिंग होती है ना वहाँ पे आपके पास जो एप्लीकेशंस आती है टेंडर फिल होने के बाद में वो बहुत कम आती है, क्योंकि इस टाइप के काम बहुत कम लोग करते हैं, जिसके पास डिज़ाइनर भी हो, जिसके पास वो कॉन्ट्रैक्टर भी हो, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे रहता नहीं है, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो जाता है कि मतलब आपको एक व्यक्ति है जिसको एक्सपीरियंस कम है लेकिन वो इस टाइप का काम कर रहा है, तो आपको कि अगर कॉम्पिटिशन में कोई है ही नहीं तो उसी को आपको देना पड़ जाएगा, बजाय उसके कि यहाँ पे डिज़ाइनर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों अलग अलग पार्टी हैं, ठीक है, और दोनों को 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस है और दोनों एक ही काम कर रहा है, और आपने ये कॉन्ट्रैक्ट अगर निकाला है तो आपको मजबूरन उसको लेना पड़ेगा जिसका एक्सपीरियंस बहुत कम है। तो ये कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है। लिमिटेड बिड कॉम्पिटिशंस बहुत लिमिटेड हो जाता है इसके लिए। डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन लीड टू लिमिटेड बिड कॉम्पिटिशन विच कैन बी इम्पैक्ट प्राइसिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। एक और आता है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? इट इज द कॉन्ट्रैक्ट वेयर कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। द कॉन्ट्रैक्टर प्लान, डिजाइन, बिल्ड, commissions the project. The turnkey is used because of project is ready to use as soon as the key is turned. मतलब जैसे आपने कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर असाइन किया, टेंडर पे साइन हुए, मतलब वो अब आपको वो पूरा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद में हैंड ओवर कर रहा है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं टर्नकी प्रोजेक्ट। तो टर्नकी प्रोजेक्ट कैन ऑफन यूज्ड फॉर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो इस टेंडर को असाइन करती, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेज नथिंग बट द सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस कंपनी होगी, कॉन्ट्रैक्टर एक्सपीरियंस्ड होगा, ठीक, सब कुछ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड वे में उसका जिस हिसाब से उसका मैनेजमेंट होगा कंपनी का, उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट वो बहुत आसानी से कर देगी, और डिपेंडिंग ऑन कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। देयर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द प्रोजेक्ट। यस, द कॉस्ट सेविंग, बल्क परचेसिंग एंड रिड्यूस ओवरहेड कैन हेल्प सेव मनी। ऑब्वियसली बात है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो परचेसिंग भी होगी, वो बहुत लार्ज परसेंट मतलब बल्क अमाउंट में होगी, है ना। आप नॉर्मल आप कोई चीज़ रिटेल में लेने जाते हैं और लमसम थोक में लेने जाते हैं, डिफरेंस आ जाता है ना। तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इनके लिए परचेसिंग जो होगी वो भी क्या होगी, प्रोक्योरमेंट बहुत हाई वैल्यू का होगा, बहुत लार्ज क्वांटिटी का होगा। तो उससे क्या है कि उनका मॉनेटरी बेनिफिट्स इनको मिल जाता है, कुछ डिस्काउंट्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। टाइम इफिशिएंसी, द प्रोजेक्ट्स आर टिपिकली कंप्लीटेड फास्टर देन द ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होंगे आपके वो फास्टर प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स आर इन प्लेस ऑफ थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको क्वालिटी इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, पूरे इसमें। और अच्छा, डिसएडवांटेज क्या रहते हैं? द टर्न की कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन द ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें सामने वाला आपको इंश्योरेंस दे रहा है, उस चीज़ को करके दे रहा है, क्वालिटी आपको वेल मेंटेन करके दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें आपका एक्सपेंसिव तो होना ही होना है वो, ठीक है। द क्लाइंट हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ वर्क। जो भी क्वालिटी वो देगा, सामने वाला एश्योर कर दिया कि हाँ ये क्वालिटी दी है, तो उसको मानना ही पड़ेगा, है ना। हालांकि इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम रहता नहीं है क्वालिटी का, लेकिन ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अपन ने देखे हैं।
है ना। सो यहाँ पे आज पूरा अपन ने जो भी अपना करिकुलम है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। फिर जो मॉड्यूल 1 था उसका कॉन्ट्रैक्ट और उसके कुछ टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे अपन देखेंगे। अब नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर क्या होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, ये सारे टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।